देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के इन्वायरमेंट की सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर अभी तक हमने इसके पहले चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। फिलहाल जो पहला चैप्टर का नाम है वह है पर्यावरण एवं धारणीय या फिर सतत विकास। और आज हम बात करेंगे धारणी विकास के बारे में, या फिर धारणी विकास से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसके पहले हम अपने पुराने तरीके की तरह सीधे प्रश्नों पर चले। एक छोटी सी बात और छोटी सी कहानी सुनिएगा, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा। ठीक है, अभी इस धारणी विकास को अपने दिमाग से हटा दीजिए और चलिए थोड़ा सा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हुआ क्या था कि 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसकी 20वीं वर्षगांठ यानी कि इसके 20 साल बाद ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, 20 साल बाद यानी कि 1992 में, ठीक है, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, या फिर इसको कहा गया अर्थ समिट, यह आयोजित किया गया। कब? स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट जो है वह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के लगभग 172 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। कितने? 172 प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था। और इस अर्थ समिट में एक घोषणा की गई, जिसको रियो घोषणा भी बोला जाता है। ठीक है, रियो घोषणा भी बोला जाता है। और इसी अर्थ समिट को रियो समिट भी बोला जाता है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में यह समिट संपन्न हुई थी। ठीक है, अब इस रियो समिट में हुआ क्या, या क्या क्या बातें तय हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो जो तय हुई थी वह यह थी कि एजेंडा 21। अब यह एजेंडा 21 है क्या? देखिए, एजेंडा 21 के तहत यह निर्धारित किया गया कि जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण किया जाएगा। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या निवारण के लिए प्रभावी उपाय के बारे में बातचीत की जाएगी। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने में बल दिया जाएगा, और सभी को जो है वह फूड सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। वास्तव में अगर छोटा सा बात करें एजेंडा 21 के बारे में, इन सब चीज़ों को छोड़ करके, तो रियो डी जेनेरियो के जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसमें एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी 21वीं सदी के लिए। ठीक है, कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी 21वीं सदी के लिए। इस कार्य योजना के अंतर्गत जो है गरीबी को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, पॉपुलेशन को लिमिटेड करना या पॉपुलेशन को कम करने का प्रयास करना, या पॉपुलेशन को जो है वह नियंत्रण में रखते हुए बढ़ाने का प्रयास करना, और साथ ही साथ वातावरण के बारे में चीज़ों को देखना और समझना, इन सब के लिए जो है वह एक एजेंडा, एक कार्य योजना बनाई गई, जिसको कहा गया एजेंडा 21। और इसमें 21 क्या था? तो यह सभी योजना जो है वह बनाई जा रही थी 21वीं शताब्दी के लिए। ठीक है, अब इस योजना को बना तो लिया गया, इस कार्य योजना को बना तो लिया गया, लेकिन इस पर पता कैसे चले कि सभी लोग काम कर रहे हैं? तो इसकी निगरानी के लिए एक सतत विकास आयोग का भी गठन किया गया था रियो सम्मेलन, या फिर रियो प्रथम सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान। और साथ ही साथ यह तय हुआ कि इस
रियो सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 92 में हुआ था, 1992 में यह घोषणा हुई थी, तो इसके ठीक 5 वर्ष बाद यानी कि 1997 में सभी लोग आपस में मिलेंगे और फिर से बात करेंगे क्या क्या इस चीज़ में कमी रह गई या फिर क्या क्या इस कार्य योजना में पूरा किया गया या पूरा करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो 1997 में जब यह लोग दोबारा मिले तो इसको कहा गया Rio+5। ठीक है, किस लिए मिले थे? तो एजेंडा 21 की समीक्षा के लिए ये लोग आपस में मिले थे। आगे यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चल करके रियो सम्मेलन 1992 में ही कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे चल करके Rio+10 यानी कि 1992 में जन्म लिया होगा यदि आप में से किसी ने, तो वह बच्चा अब हो गया कितने साल का? 10 साल का। और 10 साल का कब होगा? 2002 में। ठीक है, तो Rio+10 सम्मेलन हुआ, या जो कि हुआ था जोहान्सबर्ग में, और इसको इसी शहर के नाम से यानी कि जोहान्सबर्ग के नाम से भी जाना गया। कब हुआ यह सम्मेलन? तो Rio+10 सम्मेलन हुआ 2010 में, जिसको जो कि हुआ था जोहान्सबर्ग में, या फिर इसको जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम है पृथ्वी सम्मेलन 2002। कैसे पृथ्वी सम्मेलन? तो क्योंकि पृथ्वी समिट 1992 में हुई थी, पृथ्वी समिट प्लस 10 साल 2002। ठीक है, आपको बताया गया कि पृथ्वी समिट या रियो समिट एक ही चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि इसमें एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को दोबारा से दोहराया गया और साथ ही साथ MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को तय किया गया। ठीक है, या फिर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को तय किया गया। इसके साथ साथ कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी लागू किया गया था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल जोहान्सबर्ग Rio+ सम्मेलन या फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन के लक्ष्य को दोहराया गया और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय किए गए। ठीक, अब और आगे थोड़ा सा चलिए और बढ़ जाइए। रियो को कर दीजिए अब बालक यानी कि +20। ठीक है, तो Rio+20 यानी कि कौन सा वर्ष हो जाएगा, या अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन +20 कौन सा समय हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 2012 का। ठीक है, आ गए 2012 तक। Rio+20 2012 कैसे +20? तो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था। इसके 20 साल बाद 2012 में दोबारा से सभी लोग मिलते हैं ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहाँ पर? वहीं पुरानी जगह पर, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यह लोग दोबारा से मिलते हैं। इस सम्मेलन को कहा गया Rio+20। ठीक है, अब हुआ क्या? पंखे का थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, लाइट चली गई है। तो देखिए, इसमें जो है विश्व के सभी नेताओं के मिलने के साथ साथ जो है कुछ निजी क्षेत्र के लोग मिले, गैर सरकारी संगठनों के समूह और साथ ही साथ अन्य समूहों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो है वह ग्रीन इकोनॉमी के प्रस्ताव को भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर आगे चल कर के पेज का गठन हुआ। PAGE, पेज का गठन किया गया। अब यह पेज क्या है या पेज का पूरा नाम क्या है, ज़रा आप लोगों में से कोई एक कमेंट करके बताएगा क्या? चलिए, पेज है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इसको बोला गया पेज। ठीक है, इसमें करना क्या था? तो भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया और साथ ही साथ हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारों आदि से कार्यवाही करने का आह्वान किया था। और इसी आह्वान के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दी और हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का गठन किया, यानी कि पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी या पेज का गठन किया। ठीक है, अब Rio+20 के बारे में और क्या क्या चीज़ें रह गई हमारी? पहली चीज़ तो यह पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ में आयोजित हुआ था और साथ ही साथ 2002 में संपन्न हुए जोहान्सबर्ग में आयोजित
विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था या आयोजित किया गया था। ऐसे कहिए, त्यौहार नहीं था, आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें जो इसका जो शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट। शीर्षक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पुराना हो गया है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट और इसमें ही सतत विकास लक्ष्यों को अपनाए जाने के बारे में बात शुरू हो गई और आगे चल करके 2015 में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया, जब 70वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। ठीक है, और एसडीजी का लक्ष्य रखा गया 2030 तक का और यह तय किया गया कि जो एमडीजी है उसका स्थान अब एसडीजी लेगा, यानी कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चला आ रहा था 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन से, उसका स्थान 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेगा। वास्तव में हुआ क्या था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हम लोग विफल होते जा रहे थे, तो छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना तय हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तय किया गया। ठीक है, अब इसके तहत कुल 17 विकास लक्ष्यों को बनाया गया। कितने? 17 विकास लक्ष्यों को बनाया गया, या यूं कह लीजिए को यह तय हुआ कि 2030 तक इन 17 विकास लक्ष्यों को विभिन्न देशों को पाना है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, तो कभी कभी जो है मेंस में यह आपके आंसर राइटिंग में काम आता ही आता है। तो पहला जो सतत विकास लक्ष्य था वह था गरीबी। मेरा माउस बंद हो गया था। तो पहला जो सतत विकास था वह था गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। दूसरा भूख। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट याद करते चलिए। पहला गरीबी के लिए था, दूसरा था भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा सभी आयु के लोगों में हेल्थ। ठीक है, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, छठवां सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सातवां सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास और रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां लचीले बुनियादी ढांचे और समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना। और 11वां सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15वां डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकना। वनों का संवहनी प्रबंधन करना। भूमि क्षरण और जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। 16वां न्याय संगत, शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देना। और 17वां सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, और इनको प्राप्त करने का जो लक्ष्य तय किया गया था वह तय किया गया था वर्ष 2030 तक। ठीक है, और विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति को जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का भी शुरुआत किया गया। और यह इंडेक्स या सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है। और कुल 166 देशों की सूची में 2020 में भारत का स्थान था 117वां। चलिए चलें प्रश्नों की तरफ।
या रुकिए, थोड़ी सी बात हम अपने रियो समिट 1992 के बारे में और कर लेते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ से और रह जाती हैं। क्या क्या रह जाती हैं? तो सबसे पहले देखिए, रियो सम्मेलन में आपको बताया गया कि कुछ घोषणाएं हुई थी या कुछ दस्तावेज जारी किए गए थे, जैसे एजेंडा 21 हो गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो गया, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल करके UNFCCC का गठन हुआ था 1994 में। यह कार्य करने लगा था। ठीक है। दूसरी चीज़ और साथ साथ क्या क्या हुआ था? तो और हुआ था जैव विविधता पर कन्वेंशन, CBD जिसको बोला जाता है, CBD। ठीक है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। सब रियो के परिणाम है 1992 वाले के। इसके अलावा एक और हुआ था और वह हुआ था डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, CCD कभी आप लोग प्रश्नों में पढ़ते हैं। ठीक है, कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इन सब के बारे में भी थोड़ा जानते चलते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, और इसी के लिए आगे चल करके UNFCCC का गठन हुआ था, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, CCC है। ठीक है। दूसरा हुआ था जैव विविधता पर कन्वेंशन, जिसको बोला जाता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, C। बताइए क्या क्या होगा? BD। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो देखिए, 1980 के दशक में यूनेप के सदस्यों ने जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कार्य पर एक अपना ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया था। ठीक है, ड्राफ्ट लिख देता हूँ ऐसे। अब इस ड्राफ्ट को 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देशों के समक्ष रख दिया गया था कि भैया देख लो, पढ़ लो, समझ लो और साइन करते हुए चलो। और इसी हस्ताक्षरित दस्तावेज को CBD बोला गया या फिर जैव विविधता कन्वेंशन बोला गया। ठीक है, CBD के बारे में और डिटेल से अभी जब आएगा, जब हम जैव विविधता वाले सेक्शन को पढ़ेंगे तब देखेंगे। और थोड़ा सा जान लीजिए कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी कि CCD के बारे में। ठीक है, देखिए 1977 की बात है। कब? तो 1977 की बात है, जब UNCOD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन ने एक प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी कि PACD को अपनाया था। किसने? UNCOD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन ने 1977 में एक PACD यानी कि प्लान ऑफ एक्शन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्टिफिकेशन से किस प्रकार से लड़ना है, मरुस्थलीकरण को किस प्रकार से रोकना है, इस पर एक कार्य योजना को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मरुस्थलीकरण को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन में। ठीक है, यही होगा ना। तो इसके बावजूद भी हो क्या रहा था कि यूनेप ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ स्थानों पर या कुछ छोटे जगहों को छोड़ करके अभी भी जो सफलता है वह मिल नहीं पा रही। ठीक है, भूमि का अपघटन जो है वह समस्या अभी भी बनी हुई है और मरुस्थलीकरण जो है वह धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो हुआ क्या कि इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए 1992 में 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सामने यानी कि UNCED के सामने मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, इस बारे में विचार विमर्श किया गया और अंततोगत्वा क्या बना? CCD। ठीक है, कॉन्वेंस टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन की रूपरेखा तैयार करने में सहमति बनी, जिसे वर्ष 1994 के पेरिस सम्मेलन में अपना लिया गया। ठीक है, यह सारी बेसिक बातें हो गई और सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में डिटेल के लिए प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम लोग सीधा। यहाँ पर उतने प्रश्न नहीं आने वाले हैं, आगे अगले चैप्टर्स में उस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक सूचकांक है SDG इंडेक्स का 2020 का, जिसमें भारत का स्थान था 116वां। पहले नंबर पे थे स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। यहाँ पर तो 117वां दिया हुआ है, 116वां नहीं। भारत का स्थान था SDG इंडेक्स 2020 में 117वां। ठीक है, तो फिलहाल अपने प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। अब लाइक करते चलिएगा, देखिए बड़ी मेहनत लगती है।
यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धारणी विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा, धारणी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है कि धारणी विकास लक्ष्य जो है वह 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। देखिए, धारणी विकास लक्ष्य को सबसे पहले 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणी विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, और इसी के तत्वाधान में 17 धारणी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। और ध्यान रखिएगा, इन 17 डेवलपमेंट गोल्स के 169 प्रयोजन भी हैं। यह ध्यान रखिएगा, मैं शायद बताना भूल गया था। ठीक है, मतलब सब टॉपिक बना दिएगा। जैसे पहला पॉइंट हो गया, क्या है पहला पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट गरीबी को लेकर के है, तो इसी के सब पॉइंट बना दिए गए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके और सब पॉइंट बना दिए गए थे। ठीक है, इस सभी सब पॉइंट को आपको मेंस की आंसर राइटिंग में काम आने वाले हैं, पता रहेगा तब। तो फिलहाल उसको छोड़िए। तो 17 लक्ष्य थे और 169 उनके प्रयोजन। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी 2030 के, जिसको कि जोहान्सबर्ग सम्मेलन कह रहा हूँ, Rio+20 सम्मेलन में अपनाया गया था 2012 में। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो यह अब आवश्यक नहीं है। अब बस इतना याद रखें कि सतत विकास लक्ष्य 2020 में भारत का स्थान 166 देशों की सूची में 117वां रहा था। हालांकि एक डाटा याद करने के लिए या फिर एक एग्जाम्पल देने के लिए मेंस में आप याद कर सकते हैं कि भारत किस तरह अपने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पहले 116 था, फिर जो है 112 हुआ, और उसके बाद 166 देशों की सूची में 117वें स्थान पर आ गया। इस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन है ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी तमिलनाडु। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। फिलहाल 2021 के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें प्रथम स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, साथ में समान अंकों के साथ, और न्यूनतम स्थान पर है बिहार, झारखंड, असम, और बस 3 जानिए, बिहार, झारखंड, असम यह न्यूनतम स्थान पर हैं। तो वहीं प्रथम स्थान पर एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में केरल और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से हैं। ठीक है, इसके अलावा एसडीजी इंडिया इंडेक्स किस प्रकार से जारी किया जाता है? तो देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कई कैटेगरी डिवाइड है, कुल 100 अंकों तक यह अंक दिया जाता है। 4 कैटेगरी हैं इसकी। पहली है एस्पिरेंट्स की, दूसरी है परफॉर्मर की, तीसरी है फ्रंट रनर की, और चौथी है अचीवर की। ठीक है, मतलब एस्पिरेंट्स में वो आएंगे जो कि मतलब तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। परफॉर्मर में वो आएंगे जिनका प्रीलिम्स निकल जा रहा है। फ्रंट रनर में वो आएंगे जिनका प्रीलिम और मेंस दोनों निकल जा रहा है और इंटरव्यू दे रहे हैं। और अचीवर में वो आएंगे जो कि प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, 0 से 100 तक का नंबर दिया जाता है। जिसका सबसे ज़्यादा नंबर, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करने वाला या अचीवर 100 पे अचीव कर लेगा, बाकी 0 से शुरुआत करेगा। फिलहाल
अचीवर के अंतर्गत कोई भी राज्य नहीं है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में। परफॉर्मर के अंतर्गत जो है वह 15 राज्य हैं, ठीक है, परफॉर्मर्स के अंतर्गत 15 राज्य हैं। तो वहीं फ्रंट रनर में जो है वह शामिल है कुल 22 राज्य। बाकी अचीवर में अभी तक कोई राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें। अगला प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में भी केरल जो है वह प्रथम स्थान पर था, ठीक है। चलिए, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2018 से नीति आयोग के द्वारा की गई थी और यह रिपोर्ट नीति आयोग जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ यूएन इंडिया के सहयोग से तैयार करता है, ठीक है। या फिर यूँ कह लीजिए तो इस एसडीजी इंडिया इंडेक्स को, जिसे नीति आयोग के द्वारा 2018 से जारी किया जा रहा है, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है सीएसओ और साथ ही साथ ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और यूनाइटेड नेशन इंडिया के सहयोग से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कि धारणी कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है ए आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, या सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, अथवा डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह बताइए कौन सा होगा? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जरा सा धारणी विकास से अपने आप को जोड़ करके देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। धारणी विकास को हमने समझा कि धारणी विकास से हमारा अर्थ क्या था? धारणी विकास से अर्थ था कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य के लिए भी उन संसाधनों को सुरक्षित किया जा सके। तो उसी चीज़ से जोड़ते हुए आप आगे धारणी कृषि से भी या किसी भी अन्य धारणी शिक्षा या किसी भी अन्य चीज़ से जो है वह जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। जरा एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यह धारणी कृषि जो है वह किस गोल नंबर में आएगी, इसे आप ज़रा बता करके समझाइए मुझे, या फिर कमेंट करके बता दीजिए। अभी अभी हमने सारी चीज़ों को पढ़ा और देखा है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो समिट के बारे में। इसमें विभिन्न अभिसमय हुए थे, ठीक है। इसके विभिन्न एजेंसियां इसमें शामिल हुई थी। इन सब के बारे में हमने आराम से देख लिया था, ठीक है। सीधा चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर जीईएफ के बारे में जानते चलिए, जिसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ठीक है। देखिए, रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। यह 18 संस्थाओं से मिलकर बनी है और 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करती है। यह करती क्या है? तो यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका उपलब्ध करवाती है। जीएफ देखिए यूएनएफसीसी के तहत आने वाले यूएनएफसीसी के तहत आने वाले अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध करवाता है। यह है क्या? तो सिंपल छोटे से नॉन टेक्निकल तरीके से समझिए। अभी एलडीएफसी के बारे में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ब्रिटेन में ज़्यादा विकास हो गया, उन्होंने तब विकास कर लिया जब हमारे यहाँ विकास शुरू ही नहीं हुआ था। उन्होंने एकदम ज़बरदस्त तरीके से खूब प्रदूषण कर करके विकास कर लिया।
अब हमको ज़रूरत पड़ रही विकास करने की, तो ब्रिटेन हम पर रोक लगा रहा है, अमेरिका हम पर दबाव बना रहा है कि आप प्रदूषण फैला रहे हैं। भैया तुमने तो अपना काम कर लिया, अब हम कर रहे हैं तो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उसका कंपनसेशन आप हमें दो, हमें या तो टेक्नोलॉजी दो या तो हमें फंड दो। तो फिलहाल LDFC के माध्यम से, अल्प विकसित देश निधि के माध्यम से फंड उपलब्ध करवाया जाता है अल्प विकसित देशों को, और यह फंड देता है GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, किसके माध्यम से, तो UNFCCC के माध्यम से। ठीक है, यह देखिए, यह उन देश ये क्या कहते हैं, यह इन देशों को उनके नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चल करके और परिवर्तन हुआ था इसमें, और बन गया था विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि या द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, जिसके तहत निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता की जाने लगी थी। ठीक है, चलिए अब भाई पैसे पैसे लेके क्या करोगे जब आपके पास तकनीक ही नहीं होगी, खनोगे तो कोयला ही। तो वही समस्या हो रही थी। देखिए GEF के सचिवालय में विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं, जैसे UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, EBRD, FAO, IADB, IFAD, UNIDO, WWF, USCI, IUCN। महत्वपूर्ण नामों को ध्यान करते चलिए। देखिए महत्वपूर्ण नाम मैं बता देता हूँ, UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, WWF, US, IUCN, और क्या महत्वपूर्ण है इसमें देख लेते हैं। बस इतने नाम आप ध्यान रखिए, यहीं से आप प्रश्नों को कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और देख लें क्या, यहाँ से एक सेकंड रुकिए। हाँ, इस चित्र को देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यह GEF जो है वह इन सब अभिसमयों पर या फिर इन सब कन्वेंशन पर जो है वह सहायता प्रदान करता है, जो कि है CBT, ठीक है, जैव विविधता अभिसमय, UNFCC, स्टॉकहोम सम्मेलन, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मीना माता प्रोटोकॉल, मतलब इन सभी को जो है वह निधि प्रदान करता है। यहाँ देखिए भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वह जैव विविधता अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और साथ ही साथ जो है स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय और पारा पर मीना माता कन्वेंशन, और साथ ही साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सभी को वित्तीय फंड उपलब्ध करवाता है। ठीक है, या इन सब के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। फिलहाल चलते हैं सीधा रियो अर्थ समिट की तरफ। जितना ज़्यादा बताते जाएंगे उतना ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और हम इसी चैप्टर में रह जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। दूसरा प्रश्न है कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा या GEF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। दूसरा, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुलभ बनाता है। डी, A और B दोनों सही हैं। चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, A और B दोनों सही हैं। वैसे प्रश्नों के माध्यम से बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। इसके माध्यम से विभिन्न अभिसमयों को जो है वह वित्तीय समर्थन या वित्तीय सपोर्ट या फिर फंड प्रोवाइड किया जाता है, जिनमें शामिल है जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNFCC, UNCCD और मीना माता कन्वेंशन, स्टॉकहोम अभिसमय और CBD तो हो गया ना, और साथ ही साथ जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है एजेंडा 21। सारी डिटेल इसके बारे में बताई जा चुकी है। इसके प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा,
2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या डी, न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, एजेंडा 21 1992 के रियो सम्मेलन में शुरू किया गया था। देखिए, एजेंडा 21 धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो जी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया और इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा गया, और इसमें सम्मिलित देशों ने धारणी विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए, काहिरा में, बी, रियो में, सी, डरबन में, या डी, क्योटो में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो जी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, रियो +20 सम्मेलन के बारे में। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात की जा चुकी है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है। ए, यह धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय या मिनिस्ट्रियल बैठक है। सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है, या डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों का सम्मेलन है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो रियो +20 है वह धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्या मैं? देखिए, रियो +10 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का छोटा नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो जी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में रियो जी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। ए, 2005 में, बी, सन 2000 में, सी, 1999 में, या डी, 1997 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रियो +5 यानी कि 92 + 5 कितना हो गया, 97। देखिए, 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन, बार बार इसलिए पूरा पढ़ रहा हूँ कि याद हो जाए, एकदम दिमाग में बस जाए, क्वेश्चन आए बस लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि विकल्पों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, विकल्प बहुत अच्छे से और मन लगा के पढ़ा करिए। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए और इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना गया। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों की मूल्यांकन या समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। ए, द फ्यूचर वी वांट, बी, द फ्यूचर वी सीक, सी, द फ्यूचर वी हैव, डी, द फ्यूचर वी सी, या ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रियो 20 या फिर रियो घोषणा पत्र 2020 कह रहा हूँ 2012 का जो शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, देखिए, रियो +20 या रियो 20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन का घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वह था द फ्यूचर वी वांट।
इसमें जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता आदि पहलुओं पर विचार किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए वाशिंगटन, बी जेनेवा, सी रियो डी जनेरियो या डी ब्यूनस आयर्स। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी कि पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। ए जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणी विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, या डी नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणी विकास शिखर सम्मेलन में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेज का जो घोषणा जो है वह की गई थी रियो डी जेनेरियो 2012 में संधारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ठीक है, और यह है क्या, किस चीज़ की घोषणा हुई थी? तो पेज की हुई थी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बार बार बात हो रही हरित अर्थव्यवस्था के बारे में, है क्या? तो देखिए, पर्यावरणीय जोखिम और पारिस्थितिकी कमी को कम करना और पर्यावरण के खराब किए, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना एक ही जगह बैठे बैठे देखिए, ग्रीन इकोनॉमी है क्या? तो पर्यावरण जोखिम और पारिस्थितिकी कमी को कम करना ही ग्रीन अर्थव्यवस्था है। इसके माध्यम से पर्यावरण को खराब किए बिना सतत विकास किए जाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिलहाल देखिए कि 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन या रियो प्लस 20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया, और इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया, और इसी आह्वान के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने पेज का सृजन किया था। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा करते हैं, लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा होने जाएगा या फिर 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वैसे यह पूरा चैप्टर ही। ठीक है, कोई बात नहीं, एक लेक्चर और कर लेंगे इसका कभी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।